केमिस्ट्री पार्ट 1 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 4 प्रश्न 23 निम्नलिखित के कारण स्पष्ट कीजिए। 1 हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है। 2 हरी सब्जियों में हीमोग्लोबिन नहीं होता। 3 पीएच कम होने पर हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बंधुता कम हो जाती है। उत्तर 1 हीमोग्लोबिन अणु में पोरफायरिन चक्र संयुग्मित तथा समतलीय कॉन्जुगेटेड एंड प्लैनर होता है। इसका अभिलाक्षणिक लाल रंग चक्र एवं Fe पर स्थायी पाई तथा निम्न स्थित पाई स्टार ऑर्बिटलों के बीच आवेश स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होता है। 2 हेमी तथा क्लोरोफिल की रासायनिक संरचना समान होती है। क्लोरोफिल में उपस्थित फोर्बिन वलय तंत्र की संरचना हेमी के पोरफायरिन वलय के समान होती है। शरीर में क्लोरोफिल आसानी से हेमी में परिवर्तित हो जाता है। संभवतः क्लोरोफिल का मैग्नीशियम परमाणु शरीर की ऑक्सीजन द्वारा आयरन में परिवर्तित हो जाता है। आहार में हरी सब्जियां खाने पर क्लोरोफिल प्राप्त होता है। यह क्लोरोफिल हीमोग्लोबिन में वृद्धि करता है, अतः मानव शरीर में हीमोग्लोबिन उपयुक्त मात्रा में बन जाता है। यदि रक्त अल्पता वाले मरीज हरी सब्जियां का सेवन करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आहार में हरी सब्जियां खाने पर क्लोरोफिल प्राप्त होता है। यह क्लोरोफिल हीमोग्लोबिन में वृद्धि करता है, अतः मानव शरीर में हीमोग्लोबिन उपयुक्त मात्रा में बन जाता है। यदि रक्त अल्पता वाले मरीज हरी सब्जियों का सेवन करें। 3 हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति आकर्षण दबाव एवं पीएच के मान पर निर्भर करता है। मांसपेशियों में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होने के कारण पीएच मान में कमी हो जाती है, जिससे हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के प्रति आकर्षण घटता है। मांसपेशियों की सक्रियता एवं गतिविधियों से अधिक ऑक्सीजन मुक्त होती है, जिससे ऑक्सीजन की मांग में वृद्धि होती है। ऊतक से कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता विलेय HCO3- आयनों के रूप में होती है। पीएच परिवर्तन मायोग्लोबिन के ऑक्सीजन के प्रति आकर्षण क्षमता को कम नहीं करती है। इसके विपरीत कम पीएच पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन मुक्त करता है, अतः हीमोग्लोबिन पीएच परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है, जबकि मायोग्लोबिन नहीं। पीएच परिवर्तन की यह संवेदनशीलता बोहर प्रभाव कहलाता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। प्रश्न 24 क्षार तथा क्षारीय मृदा धातु आयनों का जैविक महत्व समझाइए। उत्तर क्षार तथा क्षारीय मृदा धातु आयनों सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, मैग्नीशियम 2+ तथा कैल्शियम 2+ सजीवों में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। इन धातु आयनों की अत्यधिक मात्रा की आवश्यकता कोशिका सेल में उपस्थित ऋणावेशित कार्बनिक वृहत अणुओं के विद्युतीय आवेश को संतुलित करने के लिए होती है। इन धातुओं से कोशिका के अंदर का परासरण दाब भी व्यवस्थित रहता है, जिससे कोशिका फूली हुई, टर्गित तथा नष्ट होने की सुरक्षित रहती है। क्षार धातुओं में पोटेशियम प्लस आयन कोशिका के अंदर तथा सोडियम प्लस आयन कोशिका के बाहर पाया जाता है। सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस पंप इन दोनों आयनों की सांद्रताओं को नियंत्रित करता है। इसी तरह मैग्नीशियम 2+ आयन कोशिका के अंदर तथा कैल्शियम 2+ आयन कोशिका के बाहर पाया जाता है। कैल्शियम 2+ आयन कैल्शियम 3 PO4 बनाकर हड्डियों तथा दांतों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। मैग्नीशियम 2+ आयन ATP के साथ संकुल बनाकर जैविक क्रियाओं में योगदान देते हैं। तो क्या नाचो मैं? प्रश्न 25 सोडियम तथा पोटेशियम के जैविकीय योगदान का वर्णन कीजिए। उत्तर शरीर को सोडियम मुख्यतः नमक के रूप में मिलता है। पोटेशियम सभी शाकाहारी तथा मांसाहारी पदार्थों में होता है। सोडियम तथा पोटेशियम के जैविकीय योगदान या जैव रसायन निम्नानुसार होता है। 1 जल योजन तथा परासरण दाब नियंत्रण। सोडियम प्लस तथा पोटेशियम प्लस आयन कोशिका के अंदर तथा बाहर के द्रवों फ्लूइड्स के परासरण दाब को नियंत्रित करते हैं। 2 अम्ल क्षार साम्य नियंत्रण। सोडियम तथा पोटेशियम आयन दुर्बल अम्लों के साथ बफर तंत्र बनाते हैं, जिससे द्रवों अथवा विलयनों का पीएच नियंत्रित रहता है। 3 रक्त श्यानता नियंत्रण। ये दोनों आयन रक्त में उपस्थित प्रोटीन के जल योजन की सीमा को नियंत्रित करते हैं तथा ग्लोब्यूलर प्रोटीनों की सांद्रता को बनाए रखकर रक्त की श्यानता विस्कोसिटी को नियंत्रित रखते हैं। 4 पाचन द्रवों का स्राव। रक्त के सोडियम क्लोराइड में HCl बनता है। इसी प्रकार क्षारीय पाचक रस जैसे पित्त, बाइल, अग्नाशय रस आदि के स्राव में इन दोनों आयनों की प्रमुख भूमिका होती है। 5 प्रोटीन तथा ग्लाइकोजन के भंडारण में। सोडियम तथा पोटेशियम दोनों क्षार धातुएं कोशिकाओं में प्रोटीन तथा ग्लाइकोजन के भंडारण के लिए आवश्यक होते हैं।
क्या बात है सर, क्या बात है। 6. सोडियम पोटेशियम पंप। प्रत्येक कोशिका की बाह्य झिल्ली की मोटाई लगभग 70 एंगस्ट्रॉम होती है। यह झिल्ली प्रोटीन से बनी होती है तथा कोशिका दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। दोनों झिल्लियों की सतहों के मध्य लिपिड पाया जाता है। धनायन बिना किसी सुरक्षित आवरण के लिपिड से नहीं गुजर सकते हैं, अतः धनायन कोशिका झिल्ली को लिपिड विलेय सतह प्रदान करते हैं। अधिकांश प्राणी कोशिकाओं के अंदर पोटेशियम प्लस तथा सोडियम प्लस आयनों की सांद्रताएं क्रमशः 0.15 एम तथा 0.01 एम होती है। कोशिकाओं के बाहर द्रव्य में सोडियम प्लस तथा पोटेशियम प्लस आयनों की सांद्रताएं क्रमशः 0.15 एम तथा 0.004 एम होती है। इस प्रकार सोडियम प्लस तथा पोटेशियम प्लस आयनों के बड़े सांद्रण प्रवणता ग्रेडियंट के लिए सोडियम पंप या सोडियम प्लस अथवा पोटेशियम प्लस पंप की आवश्यकता होती है। इन आयनों के स्थानांतरण के लिए आवश्यक ऊर्जा एटीपी के जल अपघटन द्वारा प्राप्त होती है। सोडियम पंप द्वारा सोडियम प्लस आयनों का कोशिका के बाहर सक्रिय बहिर्गमन तथा पोटेशियम प्लस आयनों का सक्रिय कोशिका के अंदर प्रवेश किया जाता है। एक एटीपी अणु के जल अपघटन से प्राप्त ऊर्जा 3 सोडियम प्लस आयनों को कोशिका से बाहर करने के लिए 2 पोटेशियम प्लस आयनों तथा एक H प्लस आयन को कोशिका के अंदर रखने के लिए पर्याप्त होती है। बात तो सही है। कोशिका के अंदर तथा बाहर सोडियम प्लस एवं पोटेशियम के भिन्न अनुपातों से कोशिका झिल्ली के दोनों ओर विभव उत्पन्न होता है, जो कि तंत्रिका तथा मांसपेशियों की क्रियाओं के लिए आवश्यक है। कोशिका में सोडियम प्लस आयन ग्लूकोज अणु के साथ प्रवेशित होता है, जिससे उच्च सांद्रण की स्थिति निर्मित हो जाती है। इसलिए सोडियम प्लस को कोशिका के बाहर करना आवश्यक होता है। कोशिका के अंदर ग्लूकोज अणुओं के चयापचय मेटाबॉलिज्म के लिए पोटेशियम प्लस आयन की आवश्यकता होती है। जब कोशिका के अंदर वाले भाग में सोडियम प्लस तथा बाहर वाले भाग में पोटेशियम प्लस आयनों की सांद्रता अधिक हो जाती है, तो एक संरूपण परिवर्तन के द्वारा सोडियम प्लस अथवा पोटेशियम प्लस पंप से सोडियम प्लस आयन कोशिका के बाहर तथा पोटेशियम प्लस आयन कोशिका के अंदर हो जाते हैं। यह पंप उत्क्रमणीय होता है। कोशिका झिल्ली की सोडियम अथवा पोटेशियम एडिनो ट्राइफॉस्फेटेज एंजाइम सोडियम प्लस अथवा पोटेशियम प्लस पंप की तरह कार्य करते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। प्रश्न 26 कैल्शियम आयन के जैविक महत्व को समझाइए। उत्तर कैल्शियम। कैल्शियम संरचनात्मक पदार्थों, हड्डियों तथा खोल सेल में प्रमुख धनायन है। जहां इन कठोर ऊतकों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका अविलेय कार्बोनेटों तथा फास्फेटों के रूप में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त कैल्शियम 2 प्लस आयन असंरचनात्मक भूमिका भी पाई जाती है। कैल्शियम 2 प्लस आयन हार्मोन संबंधी संदेश वाहक का कार्य करते हैं। ये नाड़ी संकेत तथा मांसपेशी के संकुचन में बंदूक के घोड़े की भांति कार्य करता है। कैल्शियम 2 प्लस आयन रक्त स्कंदन तथा प्रोटीन संरचना के स्थायित्व में सहायक है। शरीर में कैल्शियम भोज्य पदार्थों में से प्रवेश करता है। मानव रक्त में कैल्शियम 2 प्लस की सांद्रता 0.0022 से 0.0028 मोल प्रति लीटर पाई जाती है। लगभग 50% कैल्शियम 2 प्लस जलीय आयनों के रूप में पाया जाता है। यह झिल्ली में पारगम्य होता है। मांसपेशियों में संकुचन रेशे फाइबर युक्त नाड़ियों द्वारा स्पंदन पहुंचने से प्रारंभ होता है। इससे मांसपेशी के सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसआर से कैल्शियम 2 प्लस आयन मुक्त हो जाता है, जिससे कैल्शियम 2 प्लस आयनों की सांद्रता सेकंड के 1000वें भाग में लगभग 100 गुना अधिक हो जाती है। मांसपेशियों के शिथिल होने पर कैल्शियम पुनः एसआर द्वारा अवशोषित हो जाता है। यह प्रक्रिया कैल्शियम पंप के अनेक चक्र द्वारा पूर्ण होती है। यह पंप कैल्शियम 2 प्लस अथवा मैग्नीशियम 2 प्लस रेडियो ट्राइफॉस्फेटेज पंप कहलाता है, जो सोडियम पंप के समान होता है। अच्छा है, बहुत अच्छा आइडिया। इस प्रकार कैल्शियम 2 प्लस आयनों की सर्वाधिक भागीदारी एंजाइम तंत्रों में होती है। साथ ही कैल्शियम 2 प्लस आयनों की भूमिका रक्त के थक्का जमने के लिए, मांसपेशियों की हलचल में तथा हृदय में नियमित धड़कनों के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। कैल्शियम की अधिकता से शरीर में हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होता है। वह कैल्शियम आयनों के जैविक महत्व। कैल्शियम के लिए प्रश्न क्रमांक 26A का उत्तर देखिए। मैग्नीशियम आयनों के जैविक कार्य। पौधों के पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड एवं H2O को कार्बोहाइड्रेट एवं ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं।
अरे कहना क्या चाहते हो? इस अभिक्रिया को प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरे मैग्नीशियम युक्त पिगमेंट के फोटो रिसेप्टर से प्रारंभ होता है। इस पिगमेंट का जेनेरिक नाम क्लोरोफिल है। प्रकाश संश्लेषण की समग्र प्रक्रिया ऊष्माशोषी होती है तथा इसमें एक से अधिक प्रकार क्लोरोफिल भाग लेते हैं। इसमें मैग्नीशियम मैक्रोसाइकिल क्लोरोफिल ए के साथ साथ अज्ञात संगठन का मैग्नीज संकुल, विभिन्न आयरन युक्त साइटोक्रोम्स एवं फेरिडॉक्सिन एवं कॉपर युक्त प्लास्टोसाइनिन भी भाग लेते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के दो केंद्र होते हैं। इसमें से प्रकाश तंत्र फर्स्ट तथा प्रकाश तंत्र सेकंड होते हैं। क्लोरोफिल में उपस्थित मैग्नीशियम आयन की भूमिका निम्नानुसार होती है। एक मैग्नीशियम वृहद चक्रीय संरचना को स्थिर बनाए रखता है, जिससे ऊर्जा तापीय कंपनों द्वारा बिखरती नहीं है। दो मैग्नीशियम H2O अणुओं को H1 से उपसंयोजित रखता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। 3. मैग्नीशियम प्रकाश अवशोषण से उत्पन्न अल्पजीवी सिंगलेट अवस्था को संबंधित दीर्घजीवी अवस्था में रूपांतरण की दर को बढ़ा देता है। प्रश्न 27 नाइट्रोजिनेज एंजाइम द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण को समझाइए। उत्तर, नाइट्रोजिनेज एंजाइम द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण नील हरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अति सुगमता से स्थिरीकरण करती है। इन शैवालों में नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम होता है, जिसे नाइट्रोजिनेज कहते हैं। नाइट्रोजिनेज एंजाइम में दो प्रोटीन होते हैं। यह एंजाइम नाइट्रोजन को NH3 में परिवर्तित कर देता है। इससे H2 भी उत्पन्न होती है। Hey, y'all, come look at this. नाइट्रोजिनेज एंजाइम में दो घटक पाए जाते हैं। पहला मोलिब्डेनम आयरन युक्त प्रोटीन तथा दूसरा आयरन युक्त प्रोटीन। स्क्वायर ब्रैकेट 1 मोलिब्डेनम आयरन युक्त प्रोटीन में दो मोलिब्डेनम तथा आयरन एवं सल्फाइड प्रत्येक के लगभग 30 परमाणु होते हैं। इसका मोलर द्रव्यमान लगभग 22,000 होता है। आयरन युक्त प्रोटीन में दो संगत उप इकाइयाँ होती हैं, जिनमें से प्रत्येक में आयरन सल्फेट क्लस्टर पाए जाते हैं। नाइट्रोजिनेज के लघु प्रोटीन का अणुभार 60 से 70 मिलीग्राम पर मोल होता है, जबकि दीर्घ प्रोटीन का अणुभार 200 से 250 मिलीग्राम प्रति मोल होता है। लघु प्रोटीन प्रबल अपचायक का कार्य करती है। नाइट्रोजिनेज में आयरन, मॉलिब्डेनम तथा सल्फर प्रमुख तत्व हैं। सल्फर परमाणु अम्ल द्वारा आसानी से हटाए जा सकते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। वह नाइट्रोजिनेज की क्रियाविधि। यद्यपि नाइट्रोजिनेज की क्रियाविधि आज भी अनिश्चित है, परंतु इसे निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है। अवचयन के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन या फ्लेवोडॉक्सिन से नाइट्रोजिनेज को स्थानांतरित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों का स्रोत पायरुवेट का ऑक्सीकरण है। पहले इलेक्ट्रॉन आयरन प्रोटीन को स्थानांतरित होते हैं। अपचयित आयरन प्रोटीन मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन के साथ एक संकुल बनाते हैं। समग्र उत्प्रेरकीय चक्र को चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है। चुप, बिल्कुल चुप। नाइट्रोजन स्थिरीकरण या यौगिकीकरण की आवश्यकता। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में रूपांतरण को नाइट्रोजन स्थिरीकरण या यौगिकीकरण कहते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन अपेक्षाकृत अक्रिय होता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सक्रिय नाइट्रोजन बनाना होता है। सक्रिय नाइट्रोजन अन्य पदार्थों से क्रिया करके यौगिक बनाता है। नाइट्रोजन को सक्रिय बनाने के लिए ऊर्जा संवर्धित वातावरण आवश्यक है। उच्च ताप या विद्युत विसर्जन आवश्यक सक्रियण ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं, जिससे नाइट्रोजन क्रियाशील होकर यौगिक बनाता है। इसके अतिरिक्त आदिम जीवाणु तथा कुछ हरित नील शैवाल अनुकूल परिस्थितियों में नाइट्रोजन का यौगिकीकरण कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में धात्विक एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। नाइट्रोजन उर्वरक कृषि के लिए अत्यंत आवश्यक है, किंतु नाइट्रोजन उर्वरकों का उत्पादन अत्यधिक महंगा है। नाइट्रोजन उर्वरक बनाने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तथापि नील हरित शैवाल तथा कुछ बैक्टीरिया सामान्य ताप एवं दाब पर नाइट्रोजन को यौगिकों में परिवर्तित करने के लिए सक्षम होते हैं। वनस्पतियों तथा जीवों को नाइट्रोजन के यौगिकों की आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति नाइट्रोजन चक्र द्वारा होती है, परंतु बढ़ती जनसंख्या की मांग के अनुरूप पूर्ति नाइट्रोजन चक्र से नहीं हो पा रही है। इसलिए नाइट्रोजन का यौगिकीकरण आवश्यक है। जनता माफ नहीं करेगी। हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे